नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। देहरादून से इस वक्त खबर आ रही है जहां पर सीएम धामी ने विकास रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। रथ के जरिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। सीएम ने बताया कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार लोगों के लिए काम कर रही है और योजनाएं चला रही है, उसकी जानकारी के लिए सभी रथों को रवाना कर दिया गया है, जो विधानसभाओं में जाकर लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी देगी। वहीं थोड़ी देर बाद खेल महाकुंभ का स्पोर्ट्स कॉलेज में सीएम शुभारंभ भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रथ यात्रा को रवाना किया सीएम ने। तस्वीरें में भी हम आपको दिखा रहे हैं जब रथ यात्रा को रवाना करने पहुंचे थे सीएम, और इसके जरिए कहीं ना कहीं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। सीएम ने बताया कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार लोगों के लिए काम कर रही है और योजनाएं चला रही है, उसकी जानकारी के लिए सभी रथों को रवाना किया गया है। सरकार की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, वो आम जनता को उसके बारे में जानकारी हो और वो उसका कैसे लाभ ले सकते हैं। जो जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किए गए हैं, उसकी सभी को जानकारी हो और राज्य सरकार की योजना चल रही है उनसे लाभ लें, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लें। इसलिए आज से ये रथ लोगों के बीच में एलईडी वैन के रूप में जाएंगे। और बीजेपी से जुड़ी खबर की बात करें तो देहरादून में जहां आज दिन भर 2022 चुनाव को लेकर मीटिंग का दौर जारी रहेगा, वहीं बीजेपी दफ्तर में बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटियों के कामकाज की समीक्षा हो रही है। वहीं बैठक में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, महामंत्री सभी के सभी मौजूद हैं। तो मीटिंगों का दौर उत्तराखंड में लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि देहरादून में आज दिन भर 2022 चुनाव को लेकर मीटिंगों का दौर जारी है। बीजेपी दफ्तर में एक बैठक रखी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटियों के कामकाज की समीक्षा हो रही है। वहीं बैठक में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, महामंत्री सभी लोग मौजूद हैं। 2022 के चुनाव से पहले किस तरह के काम कर रही है इलेक्शन कमेटियां, किस तरह से उनको आगे काम करना है, जनता के बीच पहुंचना है, पार्टी ने जो काम किए हैं यानी कि सरकार के कामकाज को लोगों के बीच में रखना है, इन सब बातों को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, लगातार 2022 को लेकर बैठकों का दौर जारी है और एक बार फिर से आज मंथन चिंतन का दौर है। इलेक्शन कमेटियों को यहां पर बुलाया गया है। किस तरह से इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जा रही है? देखिए नीलू, आप ये देखिए कि जो मीटिंग है कितनी महत्वपूर्ण है कि इसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीजेपी के बीएल संतोष मौजूद हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इसमें मौजूद हैं, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। आज दिन भर बीजेपी कार्यालय में मीटिंगों का अलग अलग दौर चलने वाला है। खासकर इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर जो 34 कमेटी बीजेपी ने बनाई है, उनके कामकाज की समीक्षा होगी और इसके साथ ही समीक्षा इस बात की भी होगी कि बीजेपी अब जब चुनाव में जा रही है, चुनाव नजदीक है, तो जो उसके कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा धरातल पर। जो हमारी जानकारी है, पार्टी सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि दिल्ली का जो फीडबैक है उत्तराखंड को लेकर, वो बहुत कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता, तो उसको भी आज राष्ट्रीय महामंत्री संगठन यहाँ पर जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखेंगे और आगे किस तरह से चुनाव में एक बेहतर परफॉर्म किया जाए। जो बीजेपी ने नारा दिया है कि अब की बार 60 पार, उसको किस तरह से हासिल किया जाए, इसका पूरा रोड मैप आज इस मीटिंग में बनने वाला है। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को नैनीताल के दूरस्थ इलाकों ओखलकांडा गलनी पहुंचे। यहां पर सीएम ने 37 करोड़ 87 लाख की 23 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गलनी मैदान में आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम ने कहा कि 5 महीने में उनकी सरकार ने 500 से ज्यादा फैसले लिए, जनता के हित के लिए और इसका सीधा सीधा फायदा जनता को ही मिलेगा। अभी जल्दी चूंकि आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए हमने कहा कि सोशल ऑडिट बाद में हो जाएगा। इस समय जो जरूरी काम है वो पहले करें, जिससे कि सारे अधिकारीगण अभी और काम छोड़ के केवल सोशल ऑडिट में लग जाएंगे। इस समय हमारा विकास और काम प्राथमिकता है, इसलिए हमने कहा है कि उसको बाद में कर लेंगे।
और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर सचिवालय संघ और सरकार बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। सचिवालय संघ ऑल इंडिया सर्विस के पदों पर वित्त सेवा के ऑफिसर्स की तैनाती का विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में संघ ने सचिवालय में कामकाज ठप कर दिया है। वहीं इनके खिलाफ शासन ने नो वर्क नो पे के आदेश जारी कर दिए हैं और हड़ताली कर्मियों के सचिवालय में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। वहीं इनके खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। मंगलवार को सचिवालय में तालेबंदी करके और इनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। और उधम सिंह नगर के काशीपुर में खबर है, जहां पर वन विभाग के परतानपुर रेंज के गणेशपुर गांव में जंगल के किनारे एक व्यक्ति द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। इसकी सूचना जैसे ही वन विभाग को लगी, विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। यहां पहुंची टीम को झोपड़ी बनाने के लिए कुछ पेड़ काटे जाने के लिए सबूत मिले हैं, जिस पर विभाग अब कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। कल हमको सूचना मिली कि कोई आदमी फावड़ी से जो है जंगल के पास वो ज़मीन को खोदा करके उसने वहाँ पर झोपड़ी बना रही थी। उसको हमने मौके पे देखा, झोपड़ी हमने तोड़ दी गई है। बाकी जो है वैधानिक कार्रवाई, वो आदमी यहाँ मौके पे दिखाई नहीं दे रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इस बार होने वाली आईएमए की पासिंग आउट परेड बेहद खास होने वाली है। स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर समारोह का आयोजन होगा। वहीं विदेशी कैडेट्स के लिए इस बार खास ट्रॉफी होगी। पीओपी की तैयारी कैसी चल रही है, जरा देखिए रिपोर्ट। 11 तारीख यानी शनिवार को इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड होने जा रही है, जिसमें रिव्यूइंग ऑफिसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। इस बार पीओपी में 319 भारतीय और 68 विदेशी समेत कुल 387 जेंटलमैन कैडेट में शामिल होंगे। पीओपी को लेकर आईएमए प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां जून में परिजनों को परेड में नहीं बुलाया गया था, वहीं इस बार आईएमए प्रशासन ने परिजनों को भी पीओपी में शामिल होने की परमिशन दे दी है। इस बार सीडीएस समेत गवर्नर और सीएम भी आईएमए पीओपी में शामिल होंगे। This year the Honorable President of India will be reviewing the passing out parade. In addition to that, the Chief of Defence Staff General Bipin Rawat, who is again the alumni of Indian Military Academy, the Governor of Uttarakhand, again the alumni of Indian Military Academy, as well as the Chief Minister of Uttarakhand will be arriving and witnessing the passing out parade. भारतीय सैन्य अकेडमी इस बार स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर पहली बार बांग्लादेश ट्रॉफी भी देने जा रहा है, जो बेस्ट फॉरेन जेंटलमैन कैडेट को दी जाएगी। हमने इस बार बांग्लादेश ट्रॉफी इंट्रोड्यूस की है, जो बेस्ट फॉरेन जेंटलमैन कैडेट को दी जाएगी। एंड इस बार हमारे 319 इंडियन कैडेट्स और 68 फॉरेन जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हो रहे हैं। 387 टोटल कैडेट्स हमारे आईएमए के पोर्टल से बाहर जाएंगे। 11 तारीख को होने वाले आईएमए की पीओपी को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इस बार ये पीओपी ऐतिहासिक के साथ साथ खास भी होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इंडियन हॉकी प्लेयर और हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया के गांव रोशनाबाद में राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने हरिद्वार में करीब 17 करोड़ की लागत से बने स्टेडियम का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया भी इसी मैदान पर प्रैक्टिस करके इस मुकाम तक पहुंची हैं। लिहाजा स्टेडियम का नाम वंदना कटारिया के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि एस्ट्रोटर्फ वाले इस मैदान में प्रैक्टिस करने से उनके खेल में और सुधार आएगा और यहाँ प्रैक्टिस करके किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैदान में खेलने के लिए तैयार हो सकेंगे। उनके नाम से ये ग्राउंड खुला है, वही बहुत बड़ी बात है। उम्मीद तो थी नहीं कि रोशनाबाद में कभी ऐसे टर्फ भी मिलेगा, लेकिन अभी टर्फ मिला है तो बहुत खुशी की बात है कि सबको अच्छे खेलना मिलेगा यहाँ पे ग्राउंड में। हर लेवल के मैचेस यहाँ पे अब हो सकते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, जूनियर्स, आपके स्टेट्स, हर लेवल के। बेसिकली सर इसका हमें इतना बेनिफिट है कि अब यहाँ पे जितने भी हमारे नेशनल गेम्स हो गए, जूनियर, सब जूनियर, हर कैटेगरी के, वो मोस्टली यहीं पे लगेंगे। साल 2024 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को करनी है। ऐसे में 17 करोड़ की लागत से बने इस स्टेडियम को राष्ट्रीय खेलों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। हॉकी के अलावा स्टेडियम में कुश्ती और दूसरे इंडोर गेम्स भी खेले जा सकेंगे।
और बहुत अच्छी घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई। बहुत लंबे समय से हम यहाँ के बच्चे और सभी खेल प्रेमी प्रतीक्षारत से कि वंदना जो यहाँ की बेटी है हरिद्वार की, हमारे राज्य का गौरव है, सुश्री वंदना कटारिया जी, उनके नाम पे ये स्टेडियम किया है। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि सरकार का प्रयास है कि राज्य की प्रतिभाओं को बढ़ावा मिले। इसके लिए उत्तराखंड सरकार नई खेल नीति लागू करने वाली है। नई खेल नीति लागू होने से उन खिलाड़ियों को भी सरकारी मदद दी जाएगी जो देश के लिए मेडल लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि खेल नीति जहाँ बहुत बड़ी बच्चों के लिए उपलब्धि है, उसी लिए वैसा ही यह स्टेडियम भी बच्चों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा जो रोशनाबाद है, यहाँ पर एक हॉकी का स्टेडियम बने और फिर बाद में हम उसको बढ़ाते हुए एस्ट्रो टर्फ तक ले गए। तो ये सब जो आज हो रहा है, ये प्रदेश सरकार के कारण, हमारे यशस्वी खेल मंत्री जी के कारण हो रहा है। हरिद्वार में एस्ट्रो टर्फ वाला मैदान बनाकर राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को बड़ा सम्मान दिया है। वहीं इस मैदान पर प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को भी आने वाले दिनों में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।